हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल स्पो के एक और शानदार वीडियो में, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए ट्रैवल से जुड़ी सारी जानकारी। जहां बजट होता है लिमिटेड बट फन होता है अनलिमिटेड। तो आज का टॉपिक है हमारा टॉप 10 चीपेस्ट कंट्री टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया इन 2025 अंडर 50 डे बजट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम ऐसी 10 कंट्रीज जो हम इंडियन विजिट कर सकते हैं अंडर 50 के बजट। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि हम कौन सी फ़्लाइट लें, हम कहाँ स्टे करें, बुकिंग कैसे करें और करेंसीज कैसे यूज़ करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है नेपाल। नेपाल हमारे इंडिया के सबसे नज़दीक है और काफ़ी खूबसूरत जगह भी है, जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। और काफ़ी अफोर्डेबल भी हम इंडियन के लिए विज़िट करने के लिए, अगर हम एक सस्टेनेबल और अफोर्डेबल कंट्री हम विज़िट करना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रिप, तो नेपाल हमारे लिए सबसे ईज़ी और सबसे बेहतरीन उपाय है। तो अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है बेंगलुरु या दिल्ली से काठमांडू के लिए, जो कि आपको अराउंड 9000 रुपीज़ पड़ जाती है वन वे ट्रिप में। अगर आप राउंड ट्रिप करते हैं तो आपको वही 18,000 कुछ करीब पड़ जाएंगे आपको। और बट अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप बिंदास फ्लाइट से जाएँ। अगर मेरी राय माने, अगर आप नेपाल जाते हैं तो नेपाल जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं गोरखपुर से लेके सनौली, जो कि हमारे इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर है। वहाँ पे आप वहाँ तक के बस से जा सकते हैं और वहाँ से फिर आप काठमांडू फिर से बस एक चेंज करके जा सकते हैं, जो कि आपको अराउंड 2 या ढाई हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये में आपको उसकी कॉस्ट आएगी। मतलब आप इंडिया से नेपाल 3,000 रुपये के बीच में जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम करेंसी की। तो वहाँ नेपाल में चलती है नेपाली रुपी, जो कि हमारे 1 रुपीज़ के इक्वल टू होता है उनका 1.60 नेपाली रुपी। और अब हम ट्रैवल कर रहे हैं, नेपाल घूम रहे हैं, तो हमें वहाँ पे करेंसी भी ऑब्वियसली लगेगी और हर कंट्री की अलग-अलग करेंसीज़ है, तो वहाँ पे भी नेपाली रुपीज़ हमको खर्चा करना पड़ेगा, तो हमें वो एक्सचेंज भी करानी पड़ेगी। बट नेपाल में काफ़ी जगह इंडियन रुपीज़ एक्सेप्टेबल है, काफ़ी लोग एक्सेप्ट करते हैं। बट फिर भी इन केस अगर आपको एक्सचेंज करना है वहाँ पे यूज़ करने के लिए, तो आप बिल्कुल भी, जैसे अगर आप बस से जाते हैं तो बस से जाने के आप बॉर्डर में भी एक्सचेंज करा सकते हैं, या फिर अगर आप एयरपोर्ट से जाते हैं तो आप एयरपोर्ट में भी चेंज करा सकते हैं। और आप सिटी के अंदर में भी चेंज करा सकते हैं, जाके जहाँ पे आपको अच्छी खासी वैल्यू मिल जाए। अब बात करते हैं स्टे की, तो स्टे के लिए आप होटल या हॉस्टल में आप बुक कर सकते हैं, जो कि आपको अराउंड 600 टू 900 रुपीज़ पर नाइट पड़ जाएगा। और अगर आप नेपाल जाते हैं तो सबसे ज़्यादा फेमस जो जगह है नेपाल में, वो है लिस्ट में सेकंड नंबर पे आती है भूटान। भूटान भी काफ़ी प्रचलित और काफ़ी खूबसूरत जगह है इंडियन के लिए ट्रैवल करने के लिए। वहाँ तो काफ़ी अलग कंट्री के भी लोग आते हैं। तो अगर आप भूटान जाना चाहते हैं तो आपको भूटान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी दिल्ली या कोलकाता से टू पारो। पारो अभी कोई नई गाने ना ही कोई लड़की का नाम, ये वहाँ के एक टाउन का नाम है, जो कि काफ़ी फेमस और काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो अगर आप भूटान जाते हैं तो भूटान जाने के बाद आप डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं, आप पारो पहुँच जाते हैं और वहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज कराते हैं। तो वहाँ पे जो भूटान में करेंसी चलती है, वो चलती है भूटानीज़ नगरट्रम, ठीक है? जो कि हमारे 1 रुपीज़ इक्वल टू उनके भी 1 भूटानीज़ नगरट्रम चलती है। और वहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज करने की आपको बेसिकली वैसे ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हर जगह वहाँ पे इंडियन रुपीज़ एक्सेप्टेबल है। बट फिर भी अगर आपको कराना है तो आप वही एयरपोर्ट या फिर कई अथॉरिटी से चेंज करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी अगर आप स्टे करते हैं तो वहाँ पे हॉस्टल या होटल रूम ले सकते हैं, जो कि आपको 1200 रुपए पर नाइट का मिल जाएगा। 1000 से 1200 में आपको बीच में मिल जाता है रहने के लिए। और अगर आप भूटान चाहते हैं तो फ्लाइट का कॉस्ट आपको पड़ जाएगा 12 के वन वे का। भूटान में अगर बात करें घूमने के प्लेसेस जो काफ़ी खूबसूरत है, वो है तो अब आते हैं हमारे तीसरे नंबर की कंट्री पे, जो कि है श्रीलंका। श्रीलंका के लिए भी डायरेक्ट आपको फ्लाइट मिल जाएगी चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली से टू कोलंबो, जो कि कॉस्ट पड़ेंगे आपको 8,000 वन वे। और वहाँ पे चलती है श्रीलंकन रुपी, जो कि हमारे 1 रुपीज़ इक्वल टू उनके होते 3.75 श्रीलंकन रुपी। ओके, अब वहाँ स्टे करने की बात करें, स्टे के लिए आप वही हॉस्टल या फिर जो कॉटेज रहते हैं आप वो बुक कर सकते हैं, जो कि आपको 1000 रुपीज़ पर नाइट पड़ जाएंगे। अब यहाँ पे आप एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो एक्सचेंज आप एयरपोर्ट से करा सकते हैं, बैंक से, या फिर करेंसी एक्सचेंज ऑफिस से भी आप करा सकते हैं। और श्रीलंका हम इंडियंस के लिए फ्री है। अगर आप 30 डे विजिट के लिए चाहते हैं, अंडर 30 डे विजिट आपका एज ए टूरिस्ट जाते हैं, तो आपको वीज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप श्रीलंका जाते हैं
तो जो मस्ट विज़िट प्लेसेस है, जो कि आपको जाना ही चाहिए, वो है हमारे लिस्ट में 4th में आता है इंडोनेशिया, जो कि काफ़ी खूबसूरत जगह, काफ़ी फ़ेमस जगह भी है। क्योंकि अगर आप इंडोनेशिया जाते हैं तो आपको बाली जाना भी पड़ेगा। तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है दिल्ली या मुंबई से डायरेक्ट बाली के लिए, जो कि आपको कॉस्ट पड़ेंगी 15,000। अब इंडोनेशिया की बात करें तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर देखा जाए तो जो फ्लाइट का खर्चा है वो ही महँगा पड़ेगा। बाकी अदरवाइज़ अगर आप वहाँ जाते हैं, रहना, खाना काफ़ी अंडर बजट मिल जाएगा, पर जो फ्लाइट है वो आपको थोड़ी-सी कॉस्टली पड़ जाती है। और अगर आप बात करें हम इंडोनेशिया के करेंसी की, तो वहाँ पे चलती है इंडोनेशिया रुपया। ओके, और हमारे 1 रुपीज़ के इक्वल्स टू उनका होता है 190 इंडोनेशियन रुपया, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस देता है। हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं उस प्राइस के अंदर में। और रही बात स्टे की, तो आप वहाँ पे कॉटेज, होटल्स या फिर हॉस्टल्स भी बुक कर सकते हैं, जो कि आपको 700 से 900 रुपीज़ पर नाइट में आपको आसानी से मिल जाएँगे। और अगर आप वहाँ पे विज़िट करते हैं, जो कि आपको जगह जाना ही चाहिए, जो कि मतलब बिना अगर आप बाली और ये जगह नहीं गए तो कोई मतलब नहीं आता आपका इंडोनेशिया जाने का। तो जो मस्ट विज़िट प्लेसेस हैं इंडोनेशिया की, वो है और हमारी लिस्ट में 5th नंबर पे आती है वियतनाम। वियतनाम काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी जगह है। हम इंडियंस के लिए टूरिस्ट एज़ अ टूरिस्ट हम जाते हैं तो वियतनाम काफ़ी अच्छी जगह और बहुत खूबसूरत जगह है। तो अगर आप वियतनाम जाते हैं तो वियतनाम के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी दिल्ली से हनोई के लिए, या फिर हो ची मिन्ह का जो वहाँ पे एक सिटी है, वहाँ पे भी आपको उसके लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। अब उसकी कॉस्ट पड़ जाती है आपको 12,000 वन वे की। ओके, अब बात करते हैं हम करेंसी की, तो करेंसी वहाँ पे चलती है वियतनामीज़ डॉलर, जो कि हमारे 1 रुपीज़ इक्वल्स टू उनके होते 300 वियतनामी डॉलर, जो कि काफ़ी हाई वैल्यू है भाई, काफ़ी हाई वैल्यू है। मतलब बोल नहीं सकते आप। आना-जाना, घूमना-फिरना बहुत ही आसानी से हो जाता है कम प्राइस और अंडर बजट में। तो आप अगर वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कराते हैं तो आप बिल्कुल एयरपोर्ट पे करा सकते हैं या फिर कंट्री के अंदर में भी करा सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी प्राइस मिल जाती है। तो अगर आप स्टे करते हैं तो स्टे करने के लिए आपको वहाँ पे भी होटल, हॉस्टल या फिर जो भी रूम्स होते हैं या रेज़िडेंस होते हैं, आप वो बुक करा सकते हैं, जो कि आपको 500 या 800 रुपीज़ पर नाइट की कॉस्ट पड़ जाती है। और अब अगर आप वियतनाम जाते हैं तो वियतनाम में मस्ट विज़िटिंग प्लेसेस है, जो कि आपको जाना ही चाहिए, वो है लिस्ट में हमारे 6th नंबर पे आती है हम इंडियंस बॉयज़ की, हर इंडियन बॉयज़ की रिसेंटली सबसे फेमस जगह थाईलैंड। भाई आज पता नहीं हर जगह सोशल मीडिया में देखा जाए तो हर कोई थाईलैंड जाने की बात करता है। अब वो क्यों जाना चाहता है, वो उसकी चॉइस है। अब तो हमारा काम है आपको डिटेल्स देना, तो हम उसके बारे में बताएँगे। तो अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो थाईलैंड जाने के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से सीधा फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी बैंकॉक के लिए, जो कि आपको 9,000 वन वे का कॉस्ट पड़ेगा। और बैंकॉक में भी काफ़ी कुछ हो जाता है, तो समझदार को इशारा काफ़ी है। और वहाँ पे थाईलैंड में चलती है करेंसी, वो है थाई बाट, जो कि हमारे 1 रुपीज़ के इक्वल्स टू होता है 0.43। थोड़ी-सी प्राइस वैल्यू हमें कम मिल जाती है, बट भाई कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है। तो वही है। और वहाँ पे आपको एक्सचेंज के लिए एयरपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, बैंक यूज़ कर सकते हैं। और आपको कंट्री में जो लोकल्स हैं, वहाँ पे अगर आप एक्सचेंज कराते हैं तो आपको प्राइस थोड़ा अच्छा मिल जाता है। और अगर आप वहाँ होटल करना चाहते हैं तो होटल, हॉस्टल्स और रूम्स इज़िली मिल जाते हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ करा सकते हैं, बुकिंग, प्री बुकिंग भी करा सकते हैं। और अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो मस्ट विज़िटिंग प्लेस जो है, जो कि लोग स्पेशली जाते हैं, उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अगर जो चीज़ के लिए जाते हैं थाईलैंड मेनली, अगर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे मस्ट विज़िटिंग प्लेसेस जो है, वो है और थाईलैंड अभी फ़िलहाल 60 डे के लिए वीज़ा फ्री है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, बिना वीज़ा की टेंशन के लिए एज़ अ टूरिस्ट बन के 60 डे के लिए। तो हमारे लिस्ट में 7 नंबर पे आती है मलेशिया। मलेशिया काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी एडवांस आर्किटेक्चर के साथ आपको मिल जाती है। अगर आपको एडवांस आर्किटेक्चर, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह आपको देखना पसंद है, तो आप मलेशिया
बिल्कुल जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। और आपको अभी दिसंबर 2026 के पहले अगर आप चाहते हैं तो आपको वीज़ा 30 डे के लिए अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको वीज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ्री वीज़ा में जा सकते हैं। तो अगर आप मलेशिया जाते हैं तो आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएँगी कुआलालंपुर के लिए, और जो कि आपको कॉस्ट पड़ेगी 9000 वन वे के लिए। और वहाँ पे करेंसी चलती है मलेशियन रिंगिट, जो कि हमारे 1 रुपीज़ के इक्वल्स टू होता है 0.056, जो कि काफ़ी लो है। बट अगर आप एज़ अ पूरा घूम के आएँगे, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, क्योंकि मैं मलेशिया में कर चुका हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे क्या कॉस्ट पड़ जाती है। तो अगर आप मलेशिया जाते हैं तो आपको, अगर आप पूरा एंड में अगर आप अपना कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कि हाँ, काफ़ी अंडर बजट है, तो कम बजट में हो चुका है करके। और वहाँ पे आपको एक्सचेंज करने के लिए आपको एयरपोर्ट मिल जाता है, आप एयरपोर्ट में एक्सचेंज करा सकते हैं, बैंक में एक्सचेंज करा सकते हैं, या करेंसी एक्सचेंज ऑफिस में जाके आप चेंज करा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको अच्छी प्राइस मिल जाए। आप स्टे करने के लिए होटल बुक कर सकते हैं, जो कि आपको अराउंडली 1000 रुपीज़ पर नाइट मिल जाएगा। और अगर आप मलेशिया जाते हैं तो मलेशिया जाने के ये जो जगह है, ये आपको मलेशिया जाते हैं तो आपको देखना बिल्कुल ज़रूरी है। ये जगह मस्ट विजिटिंग प्लेस में आती है मलेशिया के लिए। तो हमारी लिस्ट में 8 नंबर पे आती है कंबोडिया। कंबोडिया थोड़ी-सी हम इंडियंस के लिए, ऐसा देखा जाए जैसे नाम के हिसाब से हमें लगता है कि काफ़ी कॉस्टली कंट्री है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। बट इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है कंबोडिया के लिए। तो हमें वाया बैंकॉक या फिर कुआलालंपुर से फिनोम पेन जाना पड़ता है, जो या फिर सिएम रिप भी जाना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट हमें 14,000 रुपीज़ पड़ जाती है वन वे की। ओके, तो वहाँ पे चलती है करेंसी, जो चलती है वो चलती है कंबोडियन वाल, जो कि हमारे 1 रुपीज़ के इक्वल्स टू होता है वहाँ के 50 कंबोडियन वाल। ओके, आप करेंसी एक्सचेंज एयरपोर्ट या फिर कंट्री में अंदर में करा सकते हैं, सेंटर्स में, एक्सचेंज सेंटर में, जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी प्राइस मिल जाए, आप वहाँ पे भी करा सकते हैं। अब स्टे करने के लिए आप होटल बुक कर सकते हैं, जो कि आपको अराउंड 500 टू 800 रुपीज़ पर नाइट पड़ जाएगा। और अगर आप पहले कराते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमें ऑफर्स वगैरह मिल जाते हैं। और अगर आप कंबोडिया जाते हैं तो मस्ट विजिटिंग प्लेसेस जो वहाँ की है वो है, हमारे लिस्ट में जो 9 नंबर पे आती है वो है लाओस। लाओस काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अंडररेटेड जगह है। एज़ अ इंडियंस में काफ़ी दोस्तों को या काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनको लाओस के बारे में पता नहीं। उन्हें लगता है कि लाओस नॉर्मली कुछ कंट्री में जो काफ़ी कॉस्टली होंगे अगर हम विज़िट करते हैं तो, बट ऐसा नहीं है। लाओस काफ़ी अंडर बजट आ जाता है, 50 के अंदर तो आ ही जाएगा। अगर आप लाओस चाहते हैं तो लाओस जाने के लिए बस फ्लाइट का ही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उनके लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो आपको या तो हनोई या फिर बैंकॉक के थ्रू जाना पड़ेगा वाइथियान के लिए, जो कि आपको कॉस्ट पड़ेगी 16,000 वन वे के लिए। और वहाँ पे करेंसी चलती है लाओ किक, जो कि हमारे 1 रुपीज़ के इक्वल टू होता है 250 लाओ किक, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस हमें प्रोवाइड करता है ना? अगर आप एक्सचेंज कराना चाहेंगे तो एक्सचेंज आप एयरपोर्ट से या फिर कंट्री के अंदर में आप चेंज करा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको अच्छी प्राइस मिलती है। और अगर आप स्टे करते हैं तो होटल, बजट हॉस्टल्स या फिर रेसिडेंस आप बुक कर सकते हैं, जो कि आपको कॉस्ट पड़ेगा 500 या 700 रुपीज़ पर नाइट। और अगर आप वहाँ पे लाओस चाहते हैं तो मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस जो वहाँ पे है वो है, इस लिस्ट में 10th नंबर पे आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट टर्की। टर्की थोड़ी-सी कॉस्टली पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स 9, बट काफ़ी अच्छी जगह है टर्की। टर्की भी एक काफ़ी खूबसूरत पहाड़ियों से ढकी हुई काफ़ी अच्छी जगह है। आप बिल्कुल जाइए, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा और आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। बजट थोड़ा-सा ऊपर-नीचे या अंडर बजट हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि आपने बुकिंग किस हिसाब से करी, कुछ टाइम पहले करी है या फिर आपने किसी फेस्टिवल के थ्रू करी है। तो अगर आप टर्की चाहते हैं तो आपको टर्की के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएँगी दिल्ली या मुंबई से टू इस्तांबुल, और वो कॉस्ट पड़ जाती है 22,000 वन वे की, जो कि काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। तो अब बात करते हैं करेंसी की, तो वहाँ पे चलती है टर्किश लीरा, जो कि हमारे 1 रुपीज़ इक्वल्स टू होता है वहाँ के 0.38, जो कि ठीक-ठाक वैल्यू देती है। और करेंसी एक्सचेंज आप कराते हैं तो आप एयरपोर्ट या फिर
कंट्री के लोकल शॉप से भी चेंज करा सकते हो, जहाँ पे भी आपको अच्छी वैल्यू मिल जाएगा। और अगर आप स्टे की बात करें तो आप होटल या फिर रूम बुकिंग करा सकते हैं या फिर रेसिडेंस में भी करा सकते हैं, जो कि आपको 1000 या 1500 रुपये पर नाइट में मिल जाएगा। अगर आप टर्की चाहते हैं, जो वहाँ की मोस्ट विजिटिंग या मस्ट विजिटिंग प्लेसेस जो है वो है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने बात की ऐसी कंट्रीज़ की जहाँ हम विज़िट कर सकते हैं अंडर बजट में। तो मैं एक तो माफ़ी माँगना चाहूँगा अगर मुझसे कुछ जगह के नाम या कंट्रीज़ के नाम अगर गलत प्रोनाउंस हुए होंगे, तो मैं उसके लिए सीरियसली माफ़ी माँगना चाहूँगा। तो वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट में बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना और अपनी फ़ेवरेट कंट्री को कमेंट में लिख देना ज़रूर, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बिल्कुल बताना, और इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ या अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ जिसके साथ आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।